अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज जुबली में मसूद के किरदार में अभिनेता नरोत्तम बैन को जो शोहरत मिल रही है उसके पीछे उनका 30 वर्ष का लंबा संघर्ष और मेहनत है। जबलपुर में विवेचना नाट्य ग्रुप के साथ 13 वर्ष तक थिएटर करने के बाद 2004 से मुंबई में थिएटर और फिल्मों से जुड़े हुए नरोत्तम बैन अपनी तरफ से लगातार ईमानदारी से काफ़ी अच्छा काम करते आए हैं। उन्होंने मुंबई कलंक और तेरे मेरे सपने सहित कई सीरियल किए, चलो दिल्ली, लूटकेस, आखेट, मिम्मी सहित कई फिल्में की। इन दिनों वह 2 फिल्में व एक वेब सीरीज करें जिनके बारे में फिलहाल उनके लिए बात करना मुनासिब नहीं है। नरोत्तम बैन ने अपने 30 वर्ष के रंगमंच और फिल्मी करियर तथा संघर्ष को लेकर फिल्म संगम चैनल से खुलकर बातचीत की। नरोत्तम जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरोत्तम जी, मुझे बताया कि क्या आपके घर में कोई कला का माहौल था या किस वजह से आपके अंदर कला के प्रति रुचि पैदा हुई? हाँ जी, नहीं, घर में कला का माहौल दूर दूर तक नहीं था, कोई भी कलाकार नहीं था। मुझे लग रहा पिताजी से पहले भी कोई कलाकार नहीं रहा होगा घर में। माँ से भी कोई नहीं था, ननिहाल पक्ष से भी नहीं था, मेरे घर के पक्ष से भी कोई नहीं था। मुझे बस था, मुझे थोड़ी सा दीवानगी थी। ये जब छोटे थे, थोड़े से समझदार हुए, तब से ये एक्टिंग करना, नकल करना, ये सब चीज़ें होने लगी थी। और उसके बाद लगने लगा था, जब मैगजीन्स वगैरह पढ़ा करते थे ना, कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, एक्टर ही बनना है। और वो डेवलप होती गई चीज़ें। भैया वगैरह के दोस्त थे, वो मिमिक्री करवाते थे, कुछ कुछ खाने के लिए देते थे, तो वहाँ से ही बिना पैसे दिए हमारी ट्रेनिंग होने लगी थी। एक तरह से हमें नहीं देना पड़ता था, हमें मिलता ही था। फिर उसके बाद एक दिशा मिल गई। 16 साल के जब हुए, 17 साल के, तो थिएटर से जुड़ना हो गया। फिर चला सिलसिला। तो आप कहाँ रह रहे थे और कौन से थिएटर ग्रुप से जुड़े थे और किस तरह की आपकी ट्रेनिंग रही है संगीत को लेके या अभिनय को लेके? जी, जबलपुर में था मैं। और जबलपुर में हमारा ग्रुप था विवेचना एक्टा कहते हैं उसे। तो उनसे मेरा जुड़ना हुआ था। तो वहीं पर जो वर्कशॉप वगैरह हुआ करते थे थिएटर के, तो उस वर्कशॉप में सीखना होता था। उसके बाद फिर मैंने NHD का वर्कशॉप किया 45 दिन का। अच्छा, वो किया है। और बाकी मैं गाता भी हूँ, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का फोक गाता हूँ। और लेकिन मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। जनगीत गाते गाते गला खुल गया और थोड़ा वो फोक के मामले में जो है, लोगों का कहना फोक वाली आवाज़ है, तो लोग पसंद करने लगे। मेरा एक एल्बम है, चिलम तमाकू डब्बा फंस गई जल मछली, उसका बहुत सारे पायरेसी वाले वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। मतलब मेरी आवाज़ और मेरे एल्बम को लोगों ने वीडियो बना बना कर उसमें डाला है। तो जबलपुर से शुरू हुआ था वो एल्बम, और आज अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। पूरी दुनिया में जो भारतीय बसे हुए हैं वो उसे सुन रहे हैं। तो यह अभिनय की ट्रेनिंग हुई है जबलपुर में, अपने ही वर्कशॉप में। बाकी संगीत की कोई विधिवत शिक्षा मेरी नहीं है, बस होता है। तो मुंबई आना कब हुआ और कैसे हुआ? जी, मुंबई 2004 में आया। उसका ही बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मैं ईमानदारी से बताऊं, आना तो मैं मुंबई ही चाहता था छोटी सी उम्र से। लेकिन एक समझ मेरी काम कर रही थी। दूरदर्शन जब नया नया आया था 84 में, कि भाई जाना है तो अच्छे से जाना है, विधिवत जाना है। तो लपक कर या घर से भाग कर आने वाले खतरे तो मेरे साथ थे नहीं, कि बम्बई जाना है हीरो बनने। मुझे एक्टर बनना था, हीरो नहीं बनना था। तो भाग कर जाना है, वैसा वाला मामला था नहीं। अब दिशा नहीं मिल रही थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो जबलपुर में सदर एक जगह है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। उसके बाद फिर मैं 3rd में था, तो हम पिताजी जिस डिपार्टमेंट थे, हम कॉलोनी में आ गए। तो कॉलोनी में कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। वहाँ के मंच पर 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम एकांकी वगैरह किया करते थे। अब ये समझ में आता था कि थिएटर जैसी कोई चीज़ होती है, उससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको जो फिल्मों में और टीवी में आने के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो वो एक बड़ी मुश्किल से पता चला। फिर हम विवेचना से हमारा जुड़ना हुआ। और वहाँ भी मैंने सोचा था कि 1 आध साल में यहाँ पर करूँगा, कोई ना कोई डायरेक्टर मुझे देख लेगा और फिर मुझे मुंबई ले जाएगा, आइए मुंबई में आपका स्वागत है। लेकिन देखिए, वो 1 साल जो है 13 साल में तब्दील हो गए। 1 साल का सोचा था मैंने, 13 साल वहाँ काम किया। और 13 साल लगातार फुल टाइम थिएटर किया, सुबह से शाम तक का। पढ़ाई मेरी जो है उसके साथ में ही हुई। उस दौरान ही मुझे पता चला कि मैं गा भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। नहीं तो जब जोड़ा था, पहले कदम था, तब तो क्या था कि केवल जाना है और बस बम्बई। समझ आया कि नहीं भाई, हर चीज़ की एक विधिवत ट्रेनिंग होती है। तो 13 साल में मुझे बहुत कुछ मिला, मैंने भी बहुत कुछ दिया। ये भी वहाँ का रंग करते। उसके बाद फिर 2004 में यहाँ मुंबई आना हुआ। झूला लेकर, फोटोग्राफ्स लेकर भाग दौड़ शुरू हुई। यहाँ भी थिएटर शुरू किया, बस चल रहा है सिलसिला। तो जबलपुर में जो आप थिएटर कर रहे थे, कौन कौन से प्ले किए जो काफी चर्चित हुए? जी, मेरा एक चर्चित नाटक है निठल्ले की डायरी, परसाई जी की रचनाओं पर आधारित था वो। उसके 100 से ज़्यादा शोज मैंने किए हैं। निठल्ला में बनता था, निठल्ला यानी परसाई।
तो बड़ा अच्छा लगता है। वो नाटक वो अभी भी चल रहा है, अभी दूसरा बंदा उस कैरेक्टर को करता है। और एक मेरा नाटक था भोले बढ़िया। भोले बढ़िया यानी हबीब जी, जिसको चरणदास चोर करते हैं छत्तीसगढ़ में, हमने बुंदेली में किया था भोले बढ़िया यानी भोला चोर, फितरती चोर। तो वो किया था, उसमें मैं बढ़िया बना था यानी चोर बना था। और बाकी ज्ञान रंजन जी की एक कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, फैंस के इधर और उधर। तो फैंस के इधर और उधर को मैंने एकल किया, सोलो प्रस्तुति, उसका डिज़ाइन किया था, वो भी बड़ी चर्चा में रही। और ये तो जबलपुर का रहा। अभी मुंबई में रंगकर्म कर रहा हूँ। मुंबई में मेरे कुछ चर्चित नाटक हैं। एक इल्हाम नाटक है और कुछ नाटकों के म्यूजिक दिए हैं। पितरस का रस है, पतरस बुखारी की रचनाओं पर आधारित है। इल्हाम के काफ़ी शोज़ हैं। और ऐसा कहते हैं, एक हमारा नाटक था, अभी तो शोज़ उसके बंद हो गए, उसने मुझे मतलब मुंबई के रंग जगत में थोड़ी पहचान दी थी। वो मेरा पहला नाटक था, उसके काफ़ी शोज़ किए। ये कुछ चर्चित नाटक हैं। तो मुंबई क्या थिएटर में काम करने के मकसद से आए थे या फिल्मों से जुड़ना था? नहीं, मैं मुंबई फिल्मों से जुड़ने के लिए आया था और थिएटर तो करना ही नहीं चाहता था। उसका भी बड़ा मज़ेदार मामला है, बहुत बचता था मैं। फिर हमारे साथी हैं मानव कौल का ग्रुप है, पृथ्वी में थिएटर करते हैं। तो पहला पृथ्वी फेस्टिवल होना था म्यूजिकल, उसमें मानव ने उससे पहले कोई म्यूजिकल प्ले नहीं किया था। एक साथी मेरा जोड़कर उनके साथ काम कर रहा था, तो उसने कहा कि भाई मानव का बुलाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, एक म्यूजिकल नाटक है, पृथ्वी फेस्टिवल में कर रहे हैं, तो मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा कि क्या है। फिर 1 बार टाला, 2 बार टाला, 3 बार टाला, 4 बार टाला। फिर हम उनसे मिले मानव से। मुझे लगा संगीत के सिलसिले में ही ना बुलाया होगा, जो कुछ भी हो। बात हुई, म्यूजिक की चर्चा हुई, सब चीज़ें हुई। फिर जब मैं बाहर आने लगा, मानव ने अधिकार के साथ मुझे, पहली मुलाकात थी, स्क्रिप्ट थमा दी। नरोत्तम भाई ये देख लेना। हमने बोला क्या है? बोलते ये रोल करना है। हमने बोला नहीं हो पाएगा भाई, हार्ड कॉपी टांग के सुबह से निकलता हूँ यहाँ पर, पीछे बायोडाटा लिखकर ऑफिस जाता हूँ, फिर रात को घर पहुँचता हूँ, कब थिएटर को टाइम दूंगा। बड़े कॉन्फिडेंस से मनोज ने बोला, मानव ने बोला कि सब हो जाएगा करके। हमने कहा चलो भाई, इसका इतना विश्वास है तो करते हैं। और जो होना होता है वो होता है, और अच्छा होता है अगर आप ईमानदार हो तो। सच मायने में मुझे खींचा उस नाटक ने कि फिर से थिएटर से तुम जुड़ो, क्योंकि जितने भी मेरे बड़े काम अब तक हुए हैं, जो भी जितने भी हुए हैं, असल में उसका माध्यम थिएटर ही रहा है। तो ऐसा कहते हैं नाटक था वो, उसमें एक्ट किया। और मुझे भी आश्चर्य हो रहा, मेरे उस पहले ही नाटक में मेरा वो कैरेक्टर जो है ज़बरदस्त हिट हो गया था। बड़े बड़े लोगों ने तारीफ की। HBO चैनल एक हुआ करता था, वो लोग कोई सीरीज बना रहे थे, तो यूके के लोग जो हैं वो आए थे शो देखने के लिए। तो मुझे तो पता नहीं था, बाद में जो है बंदे आए, बोले कि वो मिलना चाह रहे हैं, शो देखने के तुरंत बाद उनकी एक सीरीज है, उसमें आपको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ बैठे बैठे मुझे HBO की सीरीज मुंबई कॉलिंग नाम था उसका, उसमें मुझे कास्ट कर लिया। फिर मैंने पहला सीरियल किया था तेरे मेरे सपने, तो वो भी उन्होंने मुझे वहाँ बैठे बैठे ही कास्ट कर लिया था उस नाटक को देखने के बाद। फिर मेरी एक बड़ी प्यारी फिल्म है चलो दिल्ली, विनय पाठक जी, लारा दत्ता जी की हैं, शशांक शाह सर ने डायरेक्ट किया है। उसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मैं हूँ इसलिए नहीं, वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो वो भी मुझे किसी बंदे ने वहाँ देखा था, हमारे थिएटर के साथी टेडी मोरिया, उन्होंने देखा था, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो मतलब थिएटर का काम देखने के बाद ही कि नहीं भाई भरोसा किया जा सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वहाँ से मेरे रास्ते आसान हुए। उससे पहले लगभग 1.5 साल जो झोला लटका कर वो जो जाना माना होता था, ऐड कर लिए थे, कुछ छुटपुट कर लिया था, लेकिन वो साबित करने वाले मामले वैसे नहीं हो पा रहे थे। आपने अपने शहर में कितना भी किया हो, लेकिन साबित करने का संघर्ष यहाँ पर, आपकी तैयारी कितनी भी हो, वो मौका वो नहीं मिलता। थिएटर में काम देख लिया लोगों ने, भरोसा किया, और अभी तक बना हुआ हूँ तो थिएटर की वजह से ही है। यहाँ करना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन अब जो है थिएटर के बिना यहाँ भी नहीं रह पाता। तो जो आपने फिल्में की, किन कौन सी खास फिल्में रही और किससे आपको ज़्यादा लोकप्रियता मिली, पहचान मिली? चलो दिल्ली मेरी बहुत चर्चित है, और एक MTV के लिए फिल्म की थी, MTV रियल FM, वो काफ़ी चर्चा में है। और परसाई जी की रचनाओं पर एक धारावाहिक था, परसाई कहते हैं, DD वन के लिए था वो, उसमें एक एपिसोड में मेन था पुराना खिलाड़ी, उसको दूसरी भाषाओं में भी डब करके जो है लोगों ने वो किया है, तो वो भी चलता रहता है, अभी तक चलता है, वो काफ़ी साल हो गए। तो ये 3 चीज़ मुझे बहुत, और उसकी वजह ये भी थी, परसाई कहते हैं कि क्योंकि कुंदन शाह सर के साथ मुझे 5 दिन बिताने का मौका मिला था।
उस वक्त जाने के बाद मैं भूल ही गया कि भाई परसाई जी मेरे शहर के और उनकी उसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये था। मतलब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं ये वो कुछ नहीं, मैं कुंदन शाह साहब के साथ में हूँ, बहुत सारी बातें करने का मौका मिल रहा है, ये ज़्यादा मेरा मोह हो गया था उस वक्त। 3 चीज़ें काफ़ी चर्चा में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो अब तक के करियर में कुछ कितनी फिल्में की होंगी? और अब तक करियर में मैंने फिल्में लगभग 15-17 फिल्में कर ली हैं जी, और 2-3 धारावाहिक किए हैं, टीवी, हाँ 2-3 धारावाहिक किए, विज्ञापन काफ़ी किए हैं, विज्ञापन और प्रोमोज मैंने 80-85 किए हैं। बीच में अपने फिल्म की जो आखेट जी, उसके बारे में बताया, क्या था कैरेक्टर उसमें? उसमें मुर्शिद मियाँ का कैरेक्टर मैंने किया था। वो झारखंड में गाइड होते हैं जो, हमारे साथी हैं रवि बोले, कॉलेज में भी मेरे सीनियर थे और जबलपुर में पत्रकारिता करते थे, साहित्यकार हैं, बहुत कम उम्र में बहुत ही नाम अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उन्होंने साहित्य जगत में। तो उनका काफ़ी समय पहले से कहना था कि ये कहानी है आखेट, उस पर फिल्म बनाना है और नरोत्तम तुम्हें लेकर ही उसमें वो मुर्शिद का कैरेक्टर वो करना है। काफ़ी समय से मामला हो जा रहा था, फिर प्लान किया, पर उन्होंने किया। वो कहानी इतनी मार्मिक है और इतना मतलब हर तरह से अलग अलग एंगल से देखने पे आपको अलग अलग चीज़ें उसमें मिलती हैं। मैं शायद भूल गया था वाकई, हाँ ये भी था, आखेट भी मेरी 4 पसंदीदा फिल्मों में से एक है, क्योंकि लगती है वो फिल्म यहाँ लगती है। करने के लिए एक्टर का तो है ही, लेकिन वो मानवीय संवेदना वाला जो मामला होता है ना, जीवन कैसे चल रहा है, जीने के लिए आदमी कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, तो झकझोरने वाला मामला था। तो आखेट भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी कहानी है, और फिल्म में जो तब्दील किया है उस कहानी को रवि भाई ने बहुत अच्छा किया है। बहुत कम संसाधनों में हमने वो फिल्म बनाई थी और बात निकल कर आई। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जिन्होंने वो फिल्म देखी है वो तकनीकी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते कि यार ये कम है वो कम है वो कम है, वो कहानी ही ऐसा बांध कर ली जाती है उसको। आखेट उस तरह से दर्ज फिल्मों में लगती है मुझे। हाल ही में आप जुबली पर नजर आ रहे हैं, तो जुबली से जुड़ना कैसे है, उसमें कौन सा कैरेक्टर है, क्या नाम है? जी, जुबली से जुड़ने का बड़ा प्यारा किस्सा है ये। जुबली के ऑडिशन हो रहे थे, ऑडिशन के बारे में मुझे पता नहीं था, और उस वक्त कास्टिंग में मैं ऑडिशन कर रहा था। मेरा एक परिचित साथी है, थिएटर का साथी है, उसने मुझे बुलाया, बोलते नानू भाई, मुझे नानू भी कहते हैं, आ जाइए एक ऑडिशन है, अच्छा कैरेक्टर आया है। हम गए उससे मिलने के लिए, बोले ये है। हमने बोला कब से हो यहाँ? तो 6 महीना हो गया है। मैंने कहा 6 महीने में आप बुला रहे हो? बोलते कि अभी तक कुछ आया ही नहीं था नानू भाई, तो मैं कैसे बुलाता। इसमें मुझे लगा बुलाना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, तो उसने बुलाया मुझे। ऑडिशन हुआ, जितने सीन थे सबका ऑडिशन हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा था उसको। तो ऑडिशन हुआ, ऑडिशन होने के बाद मैंने उससे यही कहा, भाई मैं हर चीज़ का ऑडिशन देता हूँ लेकिन मोह में नहीं पड़ता, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं। वो समय गया जब शुरुआती दौर था, लेकिन अभी बहुत सालों के बाद मुझे लग रहा है ये कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए, ये करने का लालच है मुझे। तो नानू भाई इंशाल्लाह अगर हुआ तो कोई बुलावा आ जाएगा। और 1 हफ्ते बाद नानू भाई बधाई, आप लॉक हो गए। ऐसा करके वो वाला कैरेक्टर मुझे मिला। और दूसरा वो भी था, बाद में पता चला था कि विक्रम सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, विक्रम सर के साथ काम करने की इच्छा तो थी ही। ऐसा करके फिर वो शुरू हुआ, फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा बढ़ गया प्रोजेक्ट, फिर से हो गया। ऐसा करके ऑडिशन के बाद लगभग 1 या सवा साल के बाद फिर हमने शुरू किया, और अभी सीरीज आपके बीच में है, पसंद कर रहे हैं लोग काफ़ी। तो इसमें क्या किरदार है, उस किरदार के लिए किस तरह की तैयारियां की गई आपकी तरफ से? इसमें मकसूद का किरदार है मैं। इसमें लखनऊ से जो बंदे थिएटर वाले यहाँ पर आते हैं, जमशेद भाई, उनके पर्सनल मेकअप मैन बनकर मैं यहाँ पर आता हूँ। वो केवल उनके लिए मेकअप मैन ही नहीं है, एक दिली जुड़ाव जो होता है वो उनके साथ में है। तो अपने साथ वो उन्हें मुंबई लेकर आते हैं, यहाँ पर उनकी हत्या हो जाती है, तो फिर उनका जाना, उस बंदे की कमी, वो गुस्सा जिसकी वजह से वो नहीं रहे, उनके प्रति अप्रोच, ये सब चीज़ें तो। और तैयारी जैसा जो है, जब तक प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आता ना, कोई मेरा मीटर डाउन नहीं होता सोचने के मामले में। तो उसमें कुछ विशेष बहुत ज़्यादा वो जो है चरित्र की समझ हो जाती है, वो समझ में आ गया था। बाकी चीज़ें जो है सुर वो जो है अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं।
तो कुछ बहुत हटकर कर लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। बस यह स्क्रिप्ट थी तो चलता रहता था, ये कर लें वो कर लें, इसको वैसा सजाएं वैसा सजाएं। और अलग से कुछ बहुत घुसकर मैंने किया हो कि मतलब मैंने इतने दिन ये नहीं किया, या मैं ये नहीं करूँगा, मकसूद का कैरेक्टर है तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, उस चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। आप में संवेदना अगर है तो आप बिना उसके किए महसूस करते हुए चीज़ों को कर लेते हैं, बस खूबी आप उसमें रहें। तो इस तरह से बना हुआ कैरेक्टर। जुबली की कहानी 40 और 50 के दशक की है जी। उस दशक के बारे में जो स्क्रिप्ट में था वही आपको पता चला या कुछ और भी आपने जानकारी इकट्ठा की? नहीं, स्क्रिप्ट में जो था वही था मामला। 40 और 50 के दशक के सिनेमा पर फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि हम बॉम्बे टॉकीज को लेकर एक तरह से वो कर रहे हैं, बट थोड़ा पढ़ा हुआ है सिनेमा, वो सब चीज़ों को तो सब जानते ही हैं। तो पढ़ने के बाद ही मुझे समझ आ रहा था कि ऐसा कुछ जो है यहाँ पर खेल रहे हैं। फिर बाद में मेरी बात हुई उनसे तो बोल रहा कि हाँ बॉम्बे टॉकीज जो है उसको लेकर देविका रानी जी वगैरह हैं सब, और फिर बाकी ऑर्गेनिक्स वगैरह ऐसा कुछ करने का है। तो ये समझ में आ गया था, बताया नहीं गया था, बाकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, अपने सीन्स पढ़ने के बाद और थोड़ी सी चर्चा जो होती है समझ में आ गया था कि उस सब्जेक्ट को लेकर हम कर रहे हैं। 40 और 50 के दशक का सिनेमा और बॉम्बे टॉकीज। ये जुबली स्ट्रीम हो रही है तो किस तरह के रिस्पांस आपके पास आ रहे हैं? सर बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। मतलब ये है कि अनजान लोग भी जो हैं वो लोग मैसेज कर रहे हैं, नंबर ले लेकर फ़ोन कर रहे हैं। खुशी होती है, लंबा समय हो गया आपने अपने काम करते रहे, बहुत बहुत काम लोग पसंद किया लोगों ने, उसके बाद फिर एक समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जुबली ये सीरीज़ इस तरह से दर्ज हुई है, इसका हिस्सा ही होना ही तो बहुत बड़ी बात मेरे लिए उपलब्धि है। अनजान लोग भी जो हैं वो अभी नंबर ले लेकर मुझे कॉल कर रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े कामों के लिए जो है, एक्ट के लिए जो है वो मुझे बुलावे आ रहे हैं। सड़क चलते लोग पहचान रहे हैं। चलो दिल्ली के वक्त जो हुआ करता था, अभी सड़क चलते पहचान रहे हैं। अभी ईद के दिन बड़ा मज़ेदार मामला था, एक मीटिंग थी ऑडिशन के बाद दोस्तों के साथ खड़े हुए थे, 3-4 लोग आए, फ़ोटो वोटो लिए। फिर उसके बाद एक बंदा आया, वो देखता था, उसने बताया सर आपको ये जुबली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। फिर बड़ा मज़ेदार मामला था, ईद का दिन था, वो बाइक पर कुछ लड़के चले जा रहे थे, एक बंदा निकल गया बाइक पे, और फिर आगे जाने के बाद उसे पता नहीं क्या गाना है, पलट कर मुझे देख कर कहता है मकसूद भाई ईद मुबारक तो ये कैरेक्टर याद है, और उस तरह से सड़क चलते लोग पहचान रहे हैं। ये अब इससे और संभावनाएं बने, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो और भरोसा करें और बड़ी जिम्मेदारियां दें, तो फिर मज़ा है आप रंगमंच पर भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है रंगमंच पर क्या बदलाव आए हैं? मंच में बदलाव सर, एक समय तक जो है अपने पुराने लिखे हुए नाटक जो थे वही हुआ करते थे। प्रयोग वाला मामला लगभग जो है खत्म ही हो गया था। मुंबई में तो अभी प्रयोग ही होते हैं नाटक के। अभी ये है कि अभी हिंदी रंगकर्म की बात करूंगा मैं, अभी हिंदी रंगमंच को जो है बहुत सारे नए मौलिक नाटक मिल गए हैं। 90s में जब हम किया करते थे तो कुछ ही नाटकों के हम नाम सुना करते थे, और बाकी नए के नाम पर ऐसा कुछ विशेष नहीं होता था। अभी जो है प्रयोग होने लगे हैं, राइटर्स लेकर बहुत अच्छे आ गए हैं, यंग जो लिखने वाले हैं बहुत अच्छे नाटक लिख रहे हैं वो लोग, और उनके नाटक जो है दर्ज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि लिख दिया फिर उसके ग्रुप ने एक बार काम कर लिया फिर वो नाटक बंद, उस लिखे हुए को और भी लोग पसंद कर करके कर रहे हैं। तो हिंदी रंगमंच में अभी इस दौरान मौलिक स्क्रिप्ट, नई स्क्रिप्ट जो हैं बहुत सारी मिली हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मराठी या गुजराती रंगमंच के मुकाबले हिंदी रंगमंच बहुत कमजोर क्यों है? कहने की बात है, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि कमजोर जैसा मामला। अगर मुंबई में भी करो, जैसे मैं अभी जबलपुर कर यहाँ के थिएटर की तुलना करूं, जबलपुर में दर्शक बहुत अच्छे हैं, बंधे हुए दर्शक हैं, और वहां पर तो कैपेसिटी खैर 700, 800, 500 ऐसी होती है, उसके बाद भी हॉल जो है भरे रहते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए कि रंगमंच के माध्यम से रंगमंच की रंगकर्म की रोटी खाना वो कठिन हो सकता है, क्योंकि यह महंगा होता है थिएटर करना, वो कह सकते हैं। लेकिन हिंदी थिएटर ऐसा कहीं से कम नहीं है। पहले लगता था कि छोटे शहरों में रंगकर्म करना जो है ज्यादा कठिन होता है, लेकिन मुंबई में जब से शुरू किया है मैंने, तब लगा महानगरों में नाटक करना, खासकर मुंबई में, और ज्यादा कठिन है। सर 500-600 रुपया घंटे के हिसाब से जो है आपको ऑडिटोरियम मिलता है, आपको 3 घंटे ऑडिटोरियम का रिहर्सल रूम मिलता है, आपको 3 घंटे के लिए लगभग रोज जो है चाहिए ही चाहिए। जब नया नाटक आपका तैयार हो रहा है 3 के हिसाब से 1800 रुपये जो मानते हैं, शुरू में महीने भर आपकी रिहर्सल चलनी ही चलनी है।
आपका फिर चाय नाश्ता खाना वाना जो कुछ भी है वो सब चीज़ें, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह, आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट्यूम वगैरह जो ऑडिटोरियम तक जाती है, यहाँ सब महंगा तो है। अनुदान के भरोसे नहीं रहते सब लोग, बिना अनुदान के सहारे के अपने दम पर मुंबई जैसे महंगे शहर में कर रहे हैं, तो है बहुत बड़ी बात है। छोटे शहरों में तो फिर भी कोई चाहने वाला जो होता है आपको उपलब्ध करा देता है रिहर्सल प्लेस, एक चाय एक समोसा खाकर आप रिहर्सल कर लेते हैं। और जो है बंदा क्योंकि उसको जाना है कहीं और, तो वहां पर कि नहीं मुझे तो इतना सही करना है, उसके बाद तो फिर वहां जाना है, तो वैसे वैसे में करता है। लेकिन यहाँ पर जो है महानगरों में, खासकर मुंबई में है टफ है, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरी महानगरों से बहुत अच्छे नाटक मिल रहे हैं जो अभी छोटे शहरों में खेले जा रहे हैं। मानव कॉल के लिखे हुए जो नाटक हैं पूरे देश में खेले जाते हैं। मानव का चर्चित नाटक है इल्हाम जो हम भी करते हैं, पार्क एक नाटक है, शक्कर के 5 दाने नाटक हैं, ये सब चीजें खेल रहे हैं लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता सर, जो देखने वालों को लगता होगा, लेकिन सब जगह का रंगकर्म चल रहा है, हर भाषा का चल रहा है। बस ये है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना गुजराती में और मराठी में शायद लोगों के घर थिएटर करके चल जाते हैं, लेकिन हिंदी रंगकर्म में वो स्थिति नहीं है। कम से कम अभी तक कब होगी कैसे होगी वो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इन दिनों कोई नया नाटक कर रहे हैं? अभी रंगबाज एक ग्रुप है हमारा, उसके लिए दोस्त लिख रहे हैं, वो करना है। और अभी पुराने नाटक की तैयारी है। नया नाटक इमरान है मेरा साथी, उसने लिखा है, तो वो शायद नेक्स्ट मंथ से हम उसकी रिहर्सल शुरू करेंगे। बाकी पुराने के शोज अभी चल रहे हैं। सिनेमा में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? सिनेमा में सर वही है, सिनेमा में जो है अभी 2 शब्द बहुत जमकर चल गए हैं एक्टिंग के मामले की। एक्टिंग की बात करूं, एक रियलिस्टिक और एक अंडर प्ले। और जो रियलिस्टिक और अंडर प्ले वाले मामले जाते हैं वो तो ठीक है, कई लोग जो नहीं समझते हैं एक्टिंग को, उन्होंने और दुर्गति कर दी है इन 2 शब्दों की। क्या होता है रियलिस्टिक और अंडर प्ले के चक्कर में जो खिलंदड़ अभिनय होता है ना, रस वाला अभिनय, वो जो है गायब। जैसे आपकी एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई कैरेक्टर है, भाई जरूरत है स्क्रिप्ट की या डायरेक्टर की, उसे चिल्लाना है, उसे लाउड बोलना है, लेकिन अभी एक वो हवा सा बन गया कि नहीं अभी जो है अंडर प्ले करना है, ये करना है वो करना। एक्टर बोल देता नहीं मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं जो हूँ उसको धीरे से बोलूँ। भाई क्यों धीरे से बोलोगे तुम? पूरा ग्राफ तो डायरेक्टर के पास है, उनको पता है वो कहानी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको पता है। अगर वो बोल रहे हैं वैसा करने के लिए, आप बात कीजिए। वो तो कई लोग जो अंडर प्ले और रियलिस्टिक वाली चीजों को नहीं समझते हैं, एक्टिंग की दुर्गति है। ये एक तरह से खिलंदड़ अभिनय जो है, कुछ एक्टर्स में जो देखता है रस वाला अभिनय, रस वाला अभिनय जो है आएगा। जैसे लोग चर्चा करते हैं 70-80 दशक के, बोलते हैं कि अजीब सा मामला हुआ करता था, सब ये करते थे वो करते थे। मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब बहुत कठिन होता है वो करना, मजाक नहीं है वो। 60 और 70 के दशक की एक्टिंग करना, काम करना उतना वो, और सबसे बड़ी बात अपनी अदा से छाना। इतने दशकों के बाद भी लोग अपनी अपनी अदाओं के कारण छाए हुए हैं। बोलते टाइप्ड टाइप्ड, अरे टाइप्ड क्या होता है? मतलब आप केशव मुखर्जी सर को भी टाइप्ड कहिए क्या? उनका जो अंदाज था एक्टिंग का, भाई लोग तरसते थे उनको देखने के लिए। अब आप ये कहने लगो कि केशव मुखर्जी हर फिल्म में शराबी ही बनते थे, लेकिन रस था ना अभिनय में, खिलंदड़ अभिनय था ना। तो आप कभी देखते वक्त ये थोड़ी सोचते थे कि अरे यार ये तो यही करते, आप तो ऐसे होते तो नहीं देखते हो। जॉनी लीवर जी का खिलंदड़ अभिनय, प्रेम में कितने भी लोगों, लेकिन जॉनी भाई अगर हैं आपकी नजरें जॉनी भाई पे टिकेंगी। आशीष सिंह तो मैं वही अंडर प्ले के नाम पे वो केवल धीरे धीरे बोल देना, ये कर देना वो कर देना। रस वाला अभिनय जो है, कई लोग अभी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं वो करते तो चीजों खराब करते हैं। ये है चेंज। OTT के आने के बाद जी क्या आपको लगता है कि कलाकार के लिए काम आसानी से मिलने लगा है? जी बहुत अच्छी बात हुई सर। DD1 के टाइम हम जो बड़े बड़े एक्टर्स को देखा करते थे, एक समय के बाद वो देखना बंद हो गए थे और हम तरसते थे कि इनका काम देखता रहे, लेकिन नहीं थी उनकी संभावनाएं जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं। OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद से वो सारे एक्टर्स जो हैं फिर से दिखाई देने लगे और हमें फिर से उनकी एक्टिंग को देखने का सुख मिलने लगा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है।
जो एक्टर्स घर बैठ गए थे वो जो है फिर से हैं, और उन्हें देख देख कर सीखा था हमने क्या करना है कैसे करना है, तो बड़ा अच्छा ये फिर से सक्रिय हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कई निर्देशकों के साथ काम किया, किसी ऐसा निर्देशक कोई बच्चा जिसके साथ काम करना चाहते हैं? अभी श्याम बाबू के साथ काम करने की इच्छा है, और कमला हासन सर यदि भविष्य में कोई फिल्म प्लान करते हैं तो उनके साथ काम करने की इच्छा है, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। और कॉमेडी में मेरा कॉमिक कैरेक्टर मैंने काफ़ी किए हैं। डेविड सर, अगर डेविड धवन सर कुछ बनाते हैं तो उनकी फिल्म में काम करने की इच्छा है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया जानने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। बेसिकली सुना है कि वो एडिटर हैं, डायरेक्शन बाद में इतना कसा हुआ मामला, इतनी कसी हुई फिल्म उनकी होती है, मतलब ऑडियंस जब जाती है तो बहाव में जाती है, मनोरंजन और परफॉर्मेंस लोगों का, तो उनके साथ काम करने की इच्छा है। और यही है अभी, और बाकी तो भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, काम सभी के साथ करना है, लेकिन फिलहाल के साथ कुछ नया हो रहा है सिनेमा में? सिनेमा सर अभी फिलहाल तो नहीं, नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगे, 2 प्रोजेक्ट की बात है, फिलहाल तो शोज ही है, नाटक कर रहा हूँ। 2 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें, यदि वो हो जाता फाइनल तो मजा आएगा। अगले महीने से शूटिंग पे जाऊँगी। नरोत्तम जी, फिल्मी संगम से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद।